नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे बीए 6 सेमेस्टर के अंतर्गत ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल का जो पेपर हुआ है 2025-26 में, और जिसकी सीरीज ए है, इस पर हम बात करेंगे और इनके प्रश्नों के आंसरों पर हम चर्चा करेंगे। सीरीज ये ए है, जिसका बी सीरीज है, सी है और डी है। उनके क्वेश्चन नंबर बदल सकते हैं लेकिन आंसर नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है दोस्तों कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म कौन सा है, यानी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे बता दें हम कि वो 5 राज्य हैं और वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका है सिक्किम और उत्तराखंड, ये तो 2 हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ये भी सीमा बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि लद्दाख हिमालय के स्थित है। तो मतलब पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो जो लद्दाख है दोस्तों, वो आपका वृष्टि छाया प्रदेश यानी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो 2 का सही आंसर आपका डी नंबर है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चो मौसमी सरिताएं मुख्यतः पाई जाती हैं। यानी जो चो है वो एक प्रकार की मौसमी सरिताएं, इन्हें नदियां भी कह सकते हैं, इन्हें बरसाती धाराएं भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं पंजाब हरियाणा के मैदान में। यानी कि पंजाब हरियाणा के मैदान में जो मौसमी सरिताएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी इंग्लिश आपको याद रखना है CHOS, ठीक है। तो 3 का सी सही है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेनकोट्टा दर्रा किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो जो सेनकोट्टा दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये भारत है, भारत का जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। उनमें से एक सेनकोट्टा दर्रा है जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका है बी नंबर 4 का। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्रमुख हिमनद कौन सा है। तो जो काराकोरम श्रेणी है आपकी, उसका जो प्रमुख हिमनद है उसका नाम है बाल्टोरो, ठीक है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर है। तो 5 का ए सही है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है अनाई मुदी, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, ठीक है। और ये केरल में पड़ती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 6 का बी सही है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा मैदान निम्न में से किस में अवस्थित है। तो जो मालवा का मैदान है वो आपका पड़ता है मालवा मध्य प्रदेश में। तो 7 का डी सही है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है। जुड़वा नदी किसे कहते हैं? तो जुड़वा नदी हम कहते हैं भीमा को। किस नदी को कहते हैं? भीमा नदी को जुड़वा नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो नदी है भीमा, ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो 8 का डी सही है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वार स्थलाकृति हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो द्वार स्थलाकृति हेतु बाह्य हिमालय प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाह्य हिमालय
आप इसे बाह्य हिमालय भी कह सकते हो, इसे शिवालिक हिमालय भी कह सकते हो। ठीक है, तो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय द्वार स्थलाकृतियों हेतु प्रसिद्ध है। तो 9 का ए सही है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का बृहत्तम ताज़ा जल वाला द्वीप है। तो भारत का सबसे ज़्यादा ताज़े जल वाला जो द्वीप है उसका नाम है माजुली। ठीक है, माजुली है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो 10 का बी सही है। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से समुद्र तटीय राज्यों को पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के वे राज्य जो समुद्र तट से भी सीमा बनाते हैं और कर्क रेखा भी गुजरती है, तो उनके नाम हैं पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो 11 का सी सही है। इसके बाद 12वें नंबर क्वेश्चन है कि मरुभूमियों में यानी मरुस्थलों में ... प्रमुख स्थल रूप है। ठीक है, तो मरुभूमियों में जो प्रमुख स्थल रूप होते हैं वो आपका पठार है। तो 12 का सी सही है। इसके बाद 13वें नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस तट से कराईकल जो दोस्तों है एक वो ज़िला है, पौंडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक ज़िला है कराईकल। तो भारत के किस तट से कराईकल संबंधित है? तो जो कराईकल है वो आपका कोरोमंडल तट से संबंधित है। तो 13 का सी सही है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दया नदी के मुहाने पर स्थित है? ठीक है, तो जो कौन सी झील है वो दया नदी के मुहाने पर स्थित है, तो उसका नाम है चिल्का झील। तो 14 का बी सही है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी का उद्गम मैदान में है? तो ये जो चारों जो नदियाँ दी गई हैं, तो किस नदी का उद्गम मैदान में है? तो जो गोमती नदी है वो मैदान से ही निकलती है। तो 15 का डी सही है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सह्याद्री का दूसरा उच्चस्थ शिखर कौन सा है? तो सह्याद्री का जो सबसे ज़्यादा दूसरा उच्चस्थ शिखर है वो आपका है कालसूबाई। ठीक है, और तो पहला कौन सा है? पहला आपका है अनाईमुदी। ठीक है, अनाईमुदी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है और कालसूबाई की 1646 मीटर है। ठीक है, तो दूसरा पूछा गया है तो कालसूबाई सही है। तो 16 का डी सही है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? यानी भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो 17 का सी सही है। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है कि जास्कर श्रेणी स्थित है। तो जास्कर श्रेणी कहाँ पर है? तो जास्कर श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में। 18 का सी सही है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टियों को थूर और चोपन नामों से पुकारा जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे थूर या चोपन भी कहते हैं? तो वो मिट्टियां हैं आपकी लवड़ी और क्षारीय, यानी सलाइन और एल्कलाइन जो मिट्टियां होती हैं उन्हें थूर तथा चौपान कहते हैं। यानी जो लवड़ी मिट्टी है उसे थूर कहते हैं और जो क्षारीय मिट्टी है उसे चौपन कहते हैं। ठीक है, तो 19 का सी सही है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण का उपाय जो नहीं है वो है आपका निर्वनीकरण, यानी कि डिफॉरेस्टेशन मृदा संरक्षण नहीं करता बल्कि मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा करता है। तो 20 का ए सही है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो जो उष्णकटिबंधीय वन है वो सुंदरी
से मेल नहीं खाते। बाकी अल्पाइन वनों को, यानी कि जो अल्पाइन वन है, यू वन वृक्ष है जो अल्पाइन वन से संबंधित है, मूली ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन से संबंधित है, ठीक है। और जो सुंदरी है आपका, ये मैंग्रोव वन से संबंधित है, ना कि उष्णकटिबंधीय वन से, ठीक है। तो 21 का आपका सी नंबर सही है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि वनों की कटाई के क्या कारण हैं। तो वनों की कटाई के जो प्रमुख कारण हैं वो आपके हैं मृदा संरक्षण और मृदा क्षरण, वनों की कटाई के जो प्रमुख कारण हैं वो आपका है ग्लोबल वार्मिंग और मृदा क्षरण। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो डी नंबर होगा, यानी ए और सी विकल्प सही है। तो 22 का डी सही है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि लैटेराइट मृदा किस तत्व में समृद्धशाली होती है। यानी कि लैटेराइट मृदा में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वो आपका है लौह ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो 23 का डी सही है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो ये करता है केरल में। केरल में सबसे पहले भारतीय मानसून प्रवेश करता है। तो 24 का सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोपेन की स्कीम के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। यानी कोपेन महोदय थे, उन्होंने पूरे विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा था। तो ये पूछा गया है कि भारत में जब उन्होंने डिसाइड किया तो AMW किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका सही है मालाबार तट। तो जो मालाबार तट है वहाँ पर AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AMW मतलब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो 25 का ए सही है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि पटसन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पटसन के लिए हल्की बालुई अथवा चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो 26 का डी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कंकाली मिट्टियाँ, कंकाली मतलब स्केटल सॉइल्स, तो कंकाली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। तो ये होती हैं मोटे अनाज की खेती के लिए। तो 27 का डी सही है, सी सही है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो पश्चिमी हिमालय जो प्रदेश है वहाँ पर वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वन वहाँ का प्रमुख संसाधन है। तो 28 का सी सही है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, यानी कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके मणिपुर और तमिलनाडु में। तो इसका जो सही विकल्प है आपका वो डी नंबर है। दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन है वो पाए जाते हैं आपका, ये मणिपुर में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि काल बैसाखी उत्पन्न होते हैं। तो काल बैसाखी, एक तो इसे काल बैसाखी जो बोला जाता है ये पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, ठीक है। तो ये कब आते हैं। तो ये आपके आते हैं काल बैसाखी ग्रीष्म काल में। तो 30 का ए सही है। यानी मानसून आने से पहले जो तबाही मचाती है मानसून पश्चिम बंगाल में, उसे काल बैसाखी बोलते हैं। तो 30 का ए सही है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि मौसिनराम स्थित है। तो मौसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है। तो मौसिनराम खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय में आपकी गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो मौसिनराम स्थान है वो आपका खासी पहाड़ी पर है। तो 31 का ए सही है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में
उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतर आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में कहाँ पे आते हैं, यानी कि कब आते हैं? तो मानसून से पहले अप्रैल मई में आते हैं और मानसून के बाद अक्टूबर और दिसंबर में आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी होगा। तो 32 का डी सही है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं, यानी कि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं आपका पूर्वी राजस्थान में भी कम वर्षा होती है और गुजरात में भी कम वर्षा होती है। तो इसका भी सही आंसर है वो डी नंबर होगा। तो 33 का डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी मैदान शीत ऋतु में किसके द्वारा वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तर भारत में, यानी उत्तर का जो मैदान है वो ठंडियों में जो वर्षा प्राप्त करता है वो पश्चिमी विक्षोभ से, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्राप्त करता है। तो 34 का सी सही है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतों पर मिट्टी के कटाव को रोकने का असरदार तरीका कौन सा है? तो पर्वतों पर अगर मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए सोपानी कृषि की जाती है, यानी कि टेरेस कल्टीवेशन करना। तो 35 का ए नंबर सही है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि चंदन वन उदाहरण है। तो चंदन वन किस प्रकार के वन हैं? तो चंदन वन जो होते हैं वो पर्णपाती वन होते हैं, यानी कि डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो 36 का ए सही है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा यानी काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट ज़िले में मिलती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में काली मिट्टी मिलती है? तो वो सही आंसर है आपका जालौन ज़िले में। तो 37 का डी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में लैटेराइट मिट्टियों का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में लैटेराइट मिट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस फसल के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वृक्ष फसल की खेती के लिए, यानी कि ट्री क्रॉप कल्टीवेशन के लिए किया जाता है। तो 38 का सी सही है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य का तट रिया प्रकार का है? ठीक है, तो रिया प्रकार का जो तट है तो वो जो गोवा का तट है वो रिया तट प्रकार का है। तो 39 का सी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केरल का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है? तो केरल का जो सबसे नीचा बिंदु है वो है आपका कुट्टानाड। क्या है? कुट्टानाड। तो 40 का डी सही है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डॉट 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 मारना अवैध है, यानी कि भारत में किसका शिकार अवैध है? तो भारत में भारतीय सारंग यानी इंडियन बस्टर्ड को नहीं मार सकते आप, हिरण को नहीं मार सकते, मोर को नहीं मार सकते, ये सब अवैध हैं। तो 41 का डी सही है। अगला है कि जल संसाधन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो जल संसाधन जो मंत्रालय बना था ये बना था 1985 में। तो 42 का बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर R.L. सिंह ने भारत में भूगर्भिक जल के कितने प्रदेश सीमांकित किए थे? तो डॉक्टर R.L. सिंह ने भारत में जो भूगर्भ जल प्रदेश सीमांकित किए थे उनकी संख्या थी 8। तो 43 का डी सही है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि सिंचाई की किन विधियों के द्वारा जल संरक्षित किया जा सकता है? तो स्प्रिंकलर विधि द्वारा भी किया जा सकता है, टपकन विधि द्वारा भी जल संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। तो 44 का डी सही है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमि संसाधन संरक्षण का उपाय नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वन उन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन भूमि संसाधन संरक्षण का उपाय नहीं है। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नकदी फसलें हैं, यानी कि जिन्हें खेत से काटकर डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया जाता है? तो नकदी फसलें हैं वो है कपास और गन्ना। तो 46 का सी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, तो रबी की फसल गेहूं आपकी एक रबी की फसल है। ठीक है, अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है कि झूमिंग डॉट 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 स्थानांतरित कृषि का नाम है। यानी कि जो झूमिंग यानी जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसे झूमिंग कहाँ पे बोला जाता है, भारत के किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। तो 48 का भी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो उत्तर प्रदेश में जो रासायनिक खादों का यानी रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग होता है वो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो 49 का डी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो चावल का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा भारत का कहते हैं। तो 50 का बी आपका सही है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? पहली कौन सी है? तो पहली तो चावल है भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य फसल। तो दूसरी कौन सी है? तो दूसरी आपकी गेहूं है। तो 51 का सी नंबर सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित है? तो एक तरफ प्रदेश दिया गया है और एक तरफ स्थानांतरणशील कृषि दी गई है, यानी कि किस राज्य में स्थानांतरणशील कृषि को क्या बोला जाता है? तो ओडिशा में तो इसे वृंग बोलते हैं, वृंगा। मणिपुर में इसे पामलू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिमी घाट में इसे पोडू नहीं बोला जाता। पोडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। ठीक है, बाकी बस्तर क्षेत्र में इसे पेंदा बोला जाता है। तो 52 का सही आंसर आपका सी है। इसके बाद है आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो गन्ना आपका जो है ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है। तो 53 का भी सही है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को सम्मिलित नहीं करती है? तो जो ब्लू इकोनॉमी है वो आपका नील की खेती को शामिल नहीं करती है। ठीक है, तो 54 का सी नंबर सही है। इसके बाद अगला है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जिला भारत की झींगा राजधानी के रूप में विख्यात है, यानी कि जहाँ पर झींगा मछलियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो झींगा राजधानी कौन सी है? तो उसका नाम है नेल्लौर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है नेल्लौर, वहाँ पर झींगा की खेती बहुत अधिक होती है। इसे श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे तरल सोना कहा जाता है? तो तरल सोना हम कहते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, तो 56 का भी सही है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। तो रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में है। तो 57 का ए सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कौन सा यहाँ पे परंपरागत स्रोत पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है एक प्रकार का वो आपका है कोयला, एक परंपरागत स्रोत है। तो 58 का डी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR
ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, यानी एग्रीकल्चर रीजन में विभाजित किया है? तो ये किए हैं 8 एग्रीकल्चर रीजन में विभाजित किया है ICAR ने। तो 59 का सी सही है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्रांतियों में से कौन सा ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है आपका श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से है। तो 60 का बी नंबर सही है। 60 का बी नंबर सही है। इसके बाद है आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि हरा सोना क्रांति भारत के किस भाग से संबंधित है? ठीक है, यानी ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है बांस उत्पादन, यानी बांस उत्पादन को हम हरा सोना क्रांति कहते हैं। तो 61 का ये सही है। इसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन कि भारत का हरा सोना है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र हरा सोना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बांस उगाया जाता है? तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ये आपका हरा सोना है। ठीक है, तो 62 का सी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, यानी किन क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था हरित क्रांति को? तो ये किया गया था आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, यानी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है। तो 63 का डी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो हरित क्रांति कार्यक्रम शुरू हुआ वो 1966 और 68 के आसपास शुरू हुआ था। भारत में जो हरित क्रांति कार्यक्रम था, सही है, 1966 और 68 में शुरू किया गया था। तो 64 का ये सही है। इसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। तो 65 का ए नंबर सही है। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर कहा जाता है, यानी रूर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर कहा जाता है। तो 66 का सी नंबर सही है। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भार ह्रास उद्योग नहीं है? ठीक है, भार ह्रास उद्योग का मतलब है कि अगर उसमें जो कच्चा माल का उपयोग किया जाता है तो जितने वजन के कच्चे माल का उपयोग होता है लगभग उतना ही बन करके फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है। तो कौन सा उद्योग है? तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक भार ह्रास उद्योग नहीं है, बाकी सभी में भार ह्रास होता है। तो 67 का ए सही है। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का बृहत्तम लौह एवं इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये है आपका भिलाई। तो 68 का आपका बी नंबर सही है। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? ठीक है, यानी कि पुराने समय से जो बड़ा उद्योग रहा है प्राचीन समय से, तो वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो 69 का डी सही है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम किस शहर में हुई थी? तो भारत में सीमेंट उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मद्रास यानी कि चेन्नई में हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर आपका 70 का बी नंबर सही है। इसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मोटर उद्योग का आरंभ किस शहर में हुआ था? तो भारत में मोटर उद्योग जो प्रारंभ हुआ था वो मुंबई में प्रारंभ हुआ था। तो 71 का सी सही है। इसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चुर्क किसके लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है चुर्क, वो किसके लिए जाना जाता है?
तो वो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जो ये चुर्क है आपका, ये है मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आपका जो युमथांग घाटी है वो मचिया, ये संबंधित नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, और बाकी जो आपका कश्मीर घाटी है गुज्जर संबंधित है, कुल्लू घाटी गद्दी संबंधित है, भागीरथी और अलकनंदा घाटी जाट संबंधित है। यानी एक तरफ ये जनजातियाँ दी गई हैं, एक तरफ ये क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो 73 का सी नंबर सही है। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति रहती है। तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बुक्सा जनजाति है, तो वो आपकी है बिजनौर ज़िले में पाई जाती है। तो 74 का ये सही है। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी अनुसूचित जनजाति श्रावस्ती ज़िले में निवास करती है, यानी निवासरत है। तो श्रावस्ती ज़िले में जो अनुसूचित जनजाति है उसका नाम है थारू। तो 75 का सी सही है। इसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति का मूल स्थान निवास क्षेत्र है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी वाले एरिया में मिलती है, यानी कि तमिलनाडु में मिलती है। तो 76 का डी सही है। इसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो भरमौर जो जनजाति है ये संबंधित है आपके हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश में भी जो चंबा ज़िला है वहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो 77 का बी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। तो ये जो भाषाएं दी गई हैं, तो इसमें जो खासी आपकी भाषा है वो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। ठीक है, तो 78 का ये सही है। इसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्ला भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है। तो बांग्ला भाषा आपकी बोली जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो 79 का ए सही है। इसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन कि BS गुहा के अनुसार भारत में मुख्य प्रजातियां कितनी हैं। तो BS गुहा के अनुसार भारत में जो मुख्य प्रजातियां हैं वो आपकी हैं 6। तो 80 का सी सही है। इसके बाद है 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं, यानी भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और ये किस के अनुसार है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 81 का सी सही है। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है कि 2001 तथा 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। तो भारत में 2001 से 11 के बीच जो जनगणना हुई थी उसमें दशकीय वृद्धि थी 17.64%। तो 82 का भी सही है। इसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जो लोग हैं, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर, यानी 31.16% लोग शहरों में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से 3 जनगणना वर्ष जनसांख्यिकीय विभाजक के रूप में जाने जाते हैं। तो जनसांख्यिकीय विभाजक के रूप में 1921 जाना जाता है, 51 जाना जाता है और 81 जाना जाता है। तो सही आंसर बी है। 84 का बी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार
उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 85 का डी सही है। इसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन की जनसांख्यिकीय लाभांश शब्दावली का सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो दिया था डेविड ब्लूम ने दिया था इसे। तो जनसांख्यिकीय लाभांश शब्द डेविड ब्लूम ने दिया था। तो 86 का डी सही है। इसके बाद है 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है। यानी कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्लम यानी कि मलिन बस्तियां हैं? तो वो आपका है महाराष्ट्र में। तो 87 का डी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 10 लाख तथा अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो भारत में 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जो संख्या है वो आपकी 55 है और ये 2011 के अनुसार है, जनगणना के अनुसार है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां नदी अथवा सड़क मार्ग के किनारे मिलती हैं? तो नदी और सड़क मार्ग किनारे आपकी जो बस्तियां मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी लीनियर यानी कि रैखीय मिलती हैं, रैखिक। तो 89 का बी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अधिवासों की आकृति तथा आकार में निम्नलिखित में से किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो उनकी आकृति और आकार में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो आपका जलवायु का भी पड़ता है, भूमि की बनावट का भी पड़ता है और सामाजिक प्रथाओं का भी पड़ता है। यानी ये सभी आंसर सही हैं, यानी कि 90 का डी सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो प्रवास को आपका प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं और अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर भी प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर है। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक अपकर्ष कारक है यानी कि पुल फैक्टर है, यानी जनसंख्या को कौन सा फैक्टर अपनी ओर आकर्षित करता है? तो अनुकूल जो जलवायु होती है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है जनसंख्या को। ठीक है। तो 92 का सी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि नगर नियोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विशेषज्ञ सम्मिलित नहीं होता? तो नगर नियोजन हेतु जो आपका कौन सम्मिलित नहीं होता? तो भूगोलवेत्ता सम्मिलित होता है, समाजशास्त्री भी सम्मिलित होता है, प्रशासक भी सम्मिलित होता है। लेकिन आपका जो डी आंसर है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प आपका गलत है। तो 93 का डी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नगरीकरण से संबंधित समस्या नहीं है? यानी कि अगर नगरीकरण ज़्यादा होगा तो कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ये पूछा गया है। तो नगर नियोजन ये कोई समस्या नहीं है। बाकी नगरीकरण से परिवहन की समस्या होती है, प्रदूषण की भी होती है और अपराध की भी समस्याएं आती हैं। तो 94 का डी विकल्प सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित क्रांति का कुप्रभाव सही नहीं है? तो हरित क्रांति का जो कुप्रभाव कुप्रभाव सही नहीं है वो है आपका फसलों में संक्रमण रोगों का प्रसार, ये आपका कुप्रभाव सम्मिलित नहीं है। तो 95 का डी सही है। इसके बाद है 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कपास की खेती श्रमिक गहन फसल है, ये सही है। गेहूं की खेती मशीनीकृत है, ये भी सही है। गन्ना की खेती सिंचाई गहन एवं श्रमिक गहन है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। तो 96 का डी विकल्प सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि लोहांश का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि लोहांश के यानी लोहे के 4 आपके अयस्क होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोहा किस अयस्क में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका है मैग्नेटाइट। इसमें लगभग 70% से अधिक लोहा मिलता है। तो 97 का ये सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है
आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैलें कौन सी हैं? तो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो शैलें हैं यानी चट्टानें हैं वो आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो 98 का ये सही है। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि पुलिकट झील स्थित है। तो पुलिकट झील आपकी कहाँ है? तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश में। तो 99 का डी सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तटीय राज्य मतलब जो समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटों से लगे हुए हैं, यानी कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर है। तो इस क्षेत्र में 9 राज्य आपके आते हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की BA 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर हुआ है 2025-26 सत्र में, और इसकी जो सीरीज ए है उसके आंसरों पर हमने चर्चा की। ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप खुद भी हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।